रेलवे क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने अम्ल के बारे में जाना था। आइए इस क्लास में भी हम लोग अम्ल के प्रकार एवं वो क्षार के बारे में भी जानेंगे। आइए अम्ल के प्रकार के बारे में जानते हैं। अम्ल जो है दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल। ऑक्सी अम्ल वैसे अम्ल होते हैं जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं। जैसे आप लोग देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल जो है हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है। इसी प्रकार नाइट्रिक अम्ल, इसमें भी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी है। फॉस्फोरिक अम्ल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें भी है। इसी प्रकार अब आते हैं हाइड्रा अम्ल पर। हाइड्रा अम्ल में सिर्फ हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन नहीं। जैसे आप देख लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सिर्फ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है। ये हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, इसमें भी देख लीजिए सिर्फ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल समझ गए। अब आते हैं घुलनशीलता के आधार पर अम्ल के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो एक सांद्र और तनु अम्ल होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। तो आते हैं सांद्र अम्ल के बारे में जानते हैं। सांद्र अम्ल वे अम्ल होते हैं जिस विलयन में अम्ल की मात्रा तो अधिक होती है परंतु जल की मात्रा कम होती है। इसी प्रकार जो होता है तनु अम्ल, उसमें अम्ल की मात्रा कम परंतु जल की मात्रा अधिक होती है। जस्ट ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो आते हैं अब अगले प्रकार में जानने। अब शक्ति के आधार पर, पावर के आधार पर या आयन के आधार पर, टूटने के आधार पर हम कह सकते हैं अम्ल जो है दो प्रकार के होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल वीक एसिड। तो आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। तो वे अम्ल जो जल में टूटकर लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। मतलब H+ बहुत सारे लगभग पूर्ण टूट जाते हैं और H+ दे देते हैं। तो ये जितना आयन अधिक देंगे उतना इनमें विद्युत चालकता होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विलयन में जो होता है इलेक्ट्रॉन, ये आयन के फॉर्म में विद्युत का चालकता होता है। इसके कारण अगर ये पूर्णतः आयनित होंगे तो इनमें विद्युत चालकता भी अधिक होगी। अधिक मात्रा में आयन छूटने के कारण इनमें करंट भी अधिक फ्लो होगा। और ये जो होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है ये कृत्रिम विधि से बनाए जाते हैं। जैसे आप देख लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये कृत्रिम विधि से बनाया गया है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 को नोट्स पॉइंट एक जान लीजिए, किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है, अम्लों का राजा कहा जाता है। और भाइयों ये एग्जाम में पूछा भी गया कि कौन से ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन से वीक एसिड है। तो आप लोगों के ये एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। अब आते हैं वीक एसिड के बारे में। तो वीक एसिड जो होता है पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। ये थोड़े बहुत टूटते हैं जल में लेकिन पूर्णतः नहीं टूटते हैं। तो कम आयनित होने के कारण ये विद्युत का चालकता भी कम करेंगे और ये प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। जैसे आप देख लीजिए एसिटिक अम्ल, ये जो है एसिटिक अम्ल हम लोग जानते हैं कि सिरका वगैरह में पाया जाता है। और इसी प्रकार अब साइट्रिक अम्ल जो होता है खट्टे फल, इस प्रकार ये सब जो है प्रकृति के रूप में, ये लोगों की पहचान यही है कि ये प्रकृति के रूप में पाए जाते हैं। ये बोरिक अम्ल भी एक वीक एसिड है और प्रकृति के रूप में पाए जाते हैं। बोरिक अम्ल का जो उपयोग होता है एंटीसेप्टिक के रूप में भी होता है। अब आते हैं एक्वारेजिया। कुछ की पॉइंट जानते हैं जिसमें एक्वारेजिया फर्स्ट है। एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 जो होता है 3:1 के अनुपात में होता है। जैसे 3 हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 हो गया HNO3। और ये दोनों अम्ल सोना और प्लेटिनम को भी गलाने में समर्थ होते हैं। अन्य अम्ल जो होते हैं कुछ जो सोना और प्लेटिनम को नहीं गला सकते, लेकिन ये दोनों का ये मिश्रण होता है HCl और HNO3 का। तो ये सोना और प्लेटिनम जैसे कठोर पदार्थों को भी गलाने में सक्षम होते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि अगला पॉइंट के बारे में कि अम्ल और क्षारक को घोलने पर
काफी अत्यंत हीट मिलता है। जल में अम्ल और क्षारक घुलने की प्रक्रिया जो होती है काफी उष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक होता है और ये इससे काफी हीट मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि अम्ल के विलयन में जल डायरेक्ट नहीं घुलाना चाहिए, इससे काफी हीट मिलेगा और हमारे शरीर पर अत्यंत इफेक्ट पड़ सकता है उसका। अतः हम लोग जो होता है कि जलीय विलयन में धीरे धीरे हिलाते हुए अम्ल मिलाना चाहिए। नहीं तो इससे क्या होता है कि ये जलीय विलयन जो होता है काफी मात्रा में अम्ल से निकलने वाले हीट को सोख लेता है और हमारे शरीर पर उतना प्रभाव नहीं पड़ पाता है हीट का। और इसी प्रकार हम लोग यहाँ देखते हैं जिस जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया काफी उष्माक्षेपी होती है, यानी अत्यंत हीट निकलता है, जिसके कारण कभी भी अम्ल के विलयन में जल नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि इससे काफी मात्रा में हीट निकलती है। अतः जलीय विलयन में धीरे धीरे हिलाते हुए अम्ल डालना चाहिए ताकि काफी हद तक उष्मा जो है जल को सोख ले, और जल जब सोख लेगा तो आसानी से आप धीरे धीरे हिलाते हुए अम्ल मिला सकते हैं। अब आते हैं कुछ सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में जानते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो तो मोटर गाड़ी की बैटरी में होता है, अतः इसे सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरी अम्ल भी कहते हैं। और शुक्र ग्रह पर वातावरण तो है परंतु वहां पर जीवन संभव नहीं है। इसका कारण है कि वहां पीले सल्फ्यूरिक अम्ल का बादल घिरा होता है, जिसके कारण वहां पर जीवन संभव नहीं है। और नाइट्रिक अम्ल के बारे में जानते हैं। नाइट्रिक अम्ल होता है ये सबसे प्रबल अम्ल होता है। इसका कारण ये है कि ये काफी कम क्रियाशील, यानी क्रियाशीलता श्रेणी अगर पढ़िएगा तो उसमें हाइड्रोजन से भी कम हाइड्रोजन के नीचे भी जो उसके कम क्रियाशील धातु होते हैं उन धातुओं से भी ये क्रिया कर लेता है। अन्य अम्ल नहीं करते हैं लेकिन ये काफी कम क्रियाशील धातु से भी क्रिया कर लेता है। इस कारण ये सबसे प्रबल अम्ल माना जाता है। और ये इसका उपयोग जो होता है खाद्य एवं विस्फोटक बनाने में भी होता है। अब आते हैं क्षारक या भस्म के बारे में जानते हैं। क्षारक जो होता है स्वाद में कड़वा होता है, स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकना होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला, नफ्तलीन को गुलाबी एवं मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। अब अगला पॉइंट जानते हैं। क्षार जो है अम्ल से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। क्षार जो है NaOH, जैसे आप देख लीजिए NaOH एक क्षारक है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है HCl अम्ल से अभिक्रिया किया NaCl सोडियम क्लोराइड और जल बना दिया, यानी क्षार और अम्ल मिलकर लवण और जल बना। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अर्थात अम्ल और क्षार मिलकर जब लवण एवं जल बनाते हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि अम्ल पर हम लोग जानते हैं कि H+ आयन बनता है और आगे अभी हम देखेंगे कि क्षार में OH- बनता है, तो ये प्लस और माइनस मिलकर उदासीन बना देते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, कोई रिएक्शन का क्रिया ही कट जाता है। यही उदासीनीकरण अभिक्रिया में होता है। अब भस्म के बारे में हम लोग जानते हैं। अर्हेनियस ने कहा था कि क्षारक वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- करते हैं। जैसे देख लीजिए NaOH को जल में घोल दिया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक क्षारक है, इसको जल में घोले तो Na+OH- में टूट गया। OH- यही क्षारक जो है जल में घुला और OH- हाइड्रोक्साइड आयन दे दिया। अब एक पॉइंट जानते हैं कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। अब ब्रॉन्स्टेड लोरी जो कहते हैं कि क्षारक वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो होता है ये भस्म जल में घुलकर OH- देता है। जब माइनस चार्ज होता है तो वो किसी दूसरे पदार्थ को से प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। ये हम लोग परमाणु संरचना चैप्टर में जानेंगे प्लस और माइनस चार्ज के बारे में। और H+ जो होता है ये अम्ल H+ देता है और प्लस जो होता है प्लस आयन जो होता है वो प्रोटॉन किसी को देने की क्षमता रखता है। अब आते हैं अल्कली के बारे में, क्षार के बारे में। तो जल में घुलनशील क्षारक को ये अल्कली कहते हैं, यानी जो बेस जो है
ये बेस होते हैं क्षारक। जो बेस जो है जल में घुल जाए उसे अल्काली कहते हैं। जैसे CaOMgO कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलेंगे, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि बनाते। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्षार है, क्योंकि ये जल में घुल रहे हैं। इसी प्रकार आप देखते हैं कुछ अम्ल और कुछ भस्म जो होते हैं बेस, वो जल में घुलनशील नहीं होते। जैसे ZnO और ये Al2O3 मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड और जो जिंक ऑक्साइड, ये जल में घुलनशील क्षार नहीं होते हैं, अतः ये क्षार नहीं है, ये क्षारक है। तब हम कह सकते हैं कि सभी बेस जो हैं वो अल्कली नहीं होते हैं, परंतु सभी अल्कली बेस होते हैं। समझ गए दोस्तों? अब आते हैं बफर विलयन के बारे में। बफर विलयन वैसा विलयन होता है जिसका थोड़ा बहुत अम्लीयता और क्षारीयता का प्रभाव नहीं होता। जैसे हमारा ब्लड में हम लोग बहुत सारे अम्ल, एसिटिक, अचार ये सब खाते, खट्टा पदार्थ, परंतु हमारा pH मान समान लगभग 7.4 ही रहता है हमेशा। इस पर थोड़ी बहुत अम्लता या क्षारीयता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए एक ब्लड एक बफर सॉल्यूशन का उदाहरण है। अब आते हैं धातु के ऑक्साइड के अम्ल से अभिक्रिया कराने पर क्या होता है। धातु के ऑक्साइड जो होता है मूलतः बेसिक होता है। कैसे होता है देख लीजिए। जैसे MgO, ये धातु के ऑक्साइड है, Mg का ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड और जल बना दिए। अब जानते हैं कि हम लोग अम्ल और क्षार मिलकर ही लवण और जल बनाते हैं। तो यहाँ तो अम्ल है, अतः धातु के ऑक्साइड क्षार होंगे, तभी तो ये मिलकर लवण और जल बनेंगे। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय, क्योंकि ये एसिड प्लस बेस और साल्ट बनाते हैं, मिलकर साल्ट और वाटर बनाते हैं। इसी प्रकार जो है कैल्शियम, ये कॉपर ऑक्साइड जो है मिलकर कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ मिलकर कॉपर क्लोराइड और जल बनाते हैं। तो यहाँ पर ये जो कॉपर क्लोराइड बन रहा है ये नीले हरित रंग का होता है। ये कॉपर ऑक्साइड जो है HCl से मिलकर नीले हरित रंग का कॉपर क्लोराइड बनाती है। क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा कलर को बनता है, तो नीले हरित रंग का। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब अगला देखते हैं अधातु के साथ भस्म की अभिक्रिया से। अधातु जो होता है के ऑक्साइड जो होता है मूलतः एसिटिक होते हैं, अम्लीय होते हैं। कैसे हम लोग जानते हैं, जैसे देख लीजिए आप CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन अधातु है और उसका ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिल गया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट और जल बना दिया। यानी यहाँ तो भस्म है यानी बेस है, तो यहाँ पर ये जरूर होगा कि ये एसिड होगा, तभी तो भस्म और एसिड मिलकर लवण और जल बना। अतः हम कह सकते हैं कि अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि एसिड और प्लस प्लस मिलकर साल्ट और वाटर बनाते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो है CO2 की अभिक्रिया जो है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा है, तो दूधिया अवक्षेप जो है कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ। रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा गया और BPSC ये सब में पूछा गया था इस बार कि ये कौन सा अवक्षेप, दूधिया अवक्षेप में यानी दूधिया कलर के कैल्शियम कार्बोनेट बना, ये आप ध्यान रखिएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट को चूना, पत्थर, खड़िया या संगमरमर भी कहा जाता है। इसी प्रकार जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूना जल या बूझा पानी भी कहा जाता है। अब आते हैं HCl के प्रभाव के बारे में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव के बारे में। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हमारे पेट में जो है वो खाना पचाने का काम भी HCl करता है और बैक्टीरिया वगैरह भी मारता है। लेकिन जब अपच की स्थिति होती है तो उस स्थिति में HCl का स्राव अधिक होने लगता है और जिससे हमारे पेट में दर्द होने लगता है और ये खट्टा ढकारी ये सब भी आने लगता है। तो HCl तो एक एसिड है, इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं, जो एक क्षारीय प्रकृति का होता है। अम्ल और क्षार मिलकर न्यूट्रल बना देते हैं, उदासीन बना देते हैं, तो हमारा पेट दर्द भी सही हो जाता है। HCl के अम्ल इसके उपयोग के लिए एंटासिड का रूप उपयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पूछा गया था एंटासिड का
उपयोग करते हैं रेलवे ग्रुप में। तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है एंटासिड, अम्ल और क्षार को उनका न्यूट्रल बना देते हैं। दोस्तों आज वीडियो लंबा हो रहा है, अगले वीडियो में हम लोग अम्ल, क्षार और लवण के बारे में भी देखेंगे, एवं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस चैप्टर से वो भी जानेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।